नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग मलिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा लिखी गई काव्य पद्मावत को पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को जानेंगे और समझेंगे। श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती, जिनका विवाह चित्तौड़ के महाराज रतन सिंह के साथ हुआ, कहें तो अगर जो पद्मिनी है या उनको पद्मावत भी लोग कहते हैं, वह बहुत ही अधिक सुंदर थी। वह उनकी सुंदरता का बखान पूरा हर राज्य में प्रचलित था। चित्तौड़ में ही एक ब्राह्मण रहते थे, राघव चेतन, जो दरबार में उनका काफी बोलबाला था, काफी जानकारी वह रखते थे दरबार की। लेकिन किसी अपराध में उनका राजा से मनमुटाव हो गया। कोई अपराध राघव चेतन किए, जिसके कारण राजा ने उन्हें राज्य से निकाल दिया। जब राज्य से निकाल दिया तो जो राघव चेतन है, वह वह ब्राह्मण तो थे ही, लेकिन वह ज्योतिषी भी थे। मतलब सब कुछ वह देखते थे। वह जब राज्य से उनको निकाल दिया गया तो वह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचे अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ, और अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी के बारे में उन्होंने बताया कि जो चित्तौड़ की महारानी है पद्मिनी, उसके जैसा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा सुंदर नहीं है। उन्होंने जब पूरा विवरण, पूरी कहानी अलाउद्दीन खिलजी को सुनाई, इस पर अलाउद्दीन खिलजी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, कोई इतना सुंदर नहीं हो सकता। ऐसा केवल कहानियों में होता है, जो परियों की बात लोग करते हैं। असल में ये सब नहीं होता है। लेकिन राघव चेतन ने पूरी विश्वास के साथ कहा कि नहीं महाराज, बात बिल्कुल सही है। मतलब यह अलाउद्दीन खिलजी को बता रहे हैं कि यह घटना कोई काल्पनिक नहीं है, यह वास्तविक है। रानी पद्मिनी चित्तौड़ की महारानी है, जो कि सबसे सुंदर है। वो जब उसका चित्र बनाया गया, उसको जब अलाउद्दीन खिलजी ने देखा, उन्होंने ऐसा महसूस किया, ऐसा उनको लगा कि बात तो बिल्कुल सही है, यह बहुत ही सुंदर है, इसे हमारे यहाँ होना चाहिए, हमारे साथ होना चाहिए। और उन्होंने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए वो चल दिए। हो जब वहां पर गए, अपनी पूरी सेना के साथ, वहां के
महाराज रतन सिंह पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला किए, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति कमजोर होती गई अलाउद्दीन खिलजी के सामने, और वह युद्ध में मारे गए। वो जब यह घटना महल में पहुंची, चित्तौड़ के महल में पहुंची, तो जो भी राजपूत महिलाएं हैं उन्होंने जौहर किया। जौहर का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा चिता होता है, आग पूरी जल रही होती है पूरा, उसमें जो भी राजपूत महिलाएं हैं वह कूदकर अपना जान दे देती हैं। इसे आप आसान भाषा में अगर देखें तो आत्महत्या कर सकते हैं आप, क्योंकि वह चाहती हैं कि दुश्मन हमारे यहाँ पहुंचे, इससे बेहतर है कि हम आग में कूदकर और जान दे दें। क्योंकि कोई अगर उनको छूता है तो तो यह उनके गरिमा के खिलाफ है, आत्मसम्मान पर उनके चोट है। तो इससे अच्छा है कि हम आग में कूदकर, जलती चिता में कूदकर खुद का प्राण त्याग दें। इसे ही जौहर कहा गया है। और पद्मिनी के साथ लगभग हजारों महिलाओं ने जौहर किया और जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। तो हम इस पूरी घटना को एक एक कर कर हम लोग देखते हैं और समझते हैं। तो देखते हैं पद्मिनी की, जौहर की कहानी और अलाउद्दीन खिलजी का जो परवान पद्मिनी को लेकर चाहत बनी है, वह उसको पाना चाहता है, उसके लिए क्या क्या करता है वह, उसको हम देखते हैं एक एक करके। परिचय अगर देखें हम तो भारत का इतिहास वीरता और बलिदान की कथाओं से भरा हुआ है। भारत की अगर इतिहास अगर देखें अगर आप, तो ऐसी कथाओं से, ऐसे बलिदान से भरा हुआ है। बहुत सारी आपको कहानियां मिल जाएंगी। और यह उसी तरह यह एक कहानी है, क्योंकि इसका जिक्र केवल मलिक मोहम्मद जैसी ही करते हैं, कोई दूसरा इतिहासकार इसका जिक्र नहीं करता है। तो और देखते हैं, जौहर एक ऐसी परंपरा थी जिसमें राजपूत स्त्रियां युद्ध हारने की स्थिति में अपने सम्मान की रक्षा हेतु सामूहिक रूप से अग्नि में कूद जाती थीं। जौहर एक ऐसी प्रथा थी कि जब उनके पति जो युद्ध कर रहे हैं, जब उनको लगता था कि युद्ध वो हारने वाले हैं वो, तो जो भी स्त्रियां थी वहाँ की, अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जलती चिता में कूदकर जान दे देती थी। उसे जौहर कहा गया। देखते हैं, और आज हम विशेष रूप से 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में हुए पहले जौहर की चर्चा करेंगे, जिसे रानी पद्मिनी
पद्मावती से जोड़ा जाता है। क्योंकि अगर देखें हम तो चित्तौड़ में 3 बार जौहर हुआ है, जिसमें पहला है रानी पद्मावत या पद्मिनी का जौहर, जो काफी प्रचलित है। उस समय 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। जो राणा रतन सिंह हैं, वह युद्ध में हार जाते हैं वो। और जो महिलाएं हैं, वो लोग सारी समूह में मिलकर पद्मिनी के साथ जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। मतलब वह जौहर कर लेती हैं वो। और देखते हैं, यह समझना जरूरी है कि इतिहास और साहित्य दोनों का योगदान इस कथा में है। इसमें यह ऐसी घटना है जिसमें आपको साहित्य भी मिलेगा, आपको इतिहास भी मिलेगा, दोनों जुड़ता है इसमें। क्योंकि जो मलिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा पद्मावत काव्य लिखा गया है, यह एक काव्य है। लेकिन जब जब अलाउद्दीन खिलजी से इसको जोड़ा जाता है तो यह इतिहास हो जाता है। तो इसमें साहित्य और इतिहास का दोनों मिला जुला रूप दिखाई पड़ता है यहाँ पर। और देखते हैं मेवाड़ और चित्तौड़। मेवाड़ और चित्तौड़ के बारे में भी हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। मेवाड़ राजस्थान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजधानी चित्तौड़गढ़ है। जो मेवाड़ आप देखते हैं, वह राजस्थान का वह क्षेत्र है। वह पहले वहाँ की राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी। और देखते हैं शासक रावल रतन सिंह गहलोत वंश के राजा। यह किला ऊंचाई पर स्थित था, जिसे जीतना कठिन था। वहाँ के राजा रतन सिंह हैं, वह किला इतना ऊंचाई पर था चित्तौड़गढ़ का, जिसे जीतना काफी कठिन था। लेकिन कैसे जीता गया वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, देखते हैं उसको। मेवाड़ की पहचान वीरता और स्वाभिमान से जुड़ी थी। इसी दौरान दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी सत्ता पर काबिज हुआ। जो मेवाड़ है, उसका स्वाभिमान, आत्मसम्मान काफी प्रतिष्ठित था। वो जो भी उसका नाम लेता था, सम्मान पूर्वक लेता था। लेकिन उसी समय दिल्ली की गद्दी पर अलाउद्दीन खिलजी बैठता है। जब बैठता है तो फिर क्या होता है, देखते हैं उसको। शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी। महत्वाकांक्षी सुल्तान जिसने उत्तरी भारत में विस्तार किया। जब अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है 1296 ईस्वी में, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह उसने उत्तर भारत और मलिक काफूर की मदद से दक्षिण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। मतलब कि जो भारत है, जिस पर पूरी तरह से खिलजी साम्राज्य स्थापित हो गया। और देखते हैं, देखें यहाँ तो
अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1303 में, जब जो बताए थे आपको हम, चेतन राघव जो ब्राह्मण हैं, जो चित्तौड़गढ़ में पहले रहते थे, वो दरबार में काफ़ी वह जानकारियाँ रखते थे दरबार की वह, लेकिन किसी अपराध में उनको चित्तौड़गढ़ से निकाल दिया गया। जब निकाला गया चित्तौड़गढ़ से, तो वह पहुँचे दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से पद्मिनी के बारे में बताया कि वह बहुत ही सुंदर स्त्री है, वह बिल्कुल परियों के जैसी है वह। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी ने सुना, तो वह उसे पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। वो देखते हैं उसको भी यहाँ से। 1303 ईस्वी में खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की। उसके आक्रमण के कारण जब उन्होंने इस कहानी को चेतन राघव के माध्यम से सुना, तो 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर दिया। हो देखते हैं जो आक्रमण किया उसके कारण क्या रहे। पहला, राजनीतिक राजपूतों को अधीन करना। जो भी राजपूत हैं उनको अपने अधीन लाना, मतलब अपने क्षेत्र में उसको मिलाना। दूसरा था आर्थिक मेवाड़ की समृद्धि और किले की स्थिति, क्योंकि जो मेवाड़ है, जो चित्तौड़ है, वह आर्थिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। वह धन संपदा उसके पास बहुत है, तो वह भी लालसा रही होगी कि धन संपदा भी हम प्राप्त करेंगे वहाँ से। फिर आता है कि लोक कथा वाला कारण, पद्मिनी की सुंदरता, लेकिन इसका प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। तीसरी बात आती है कि मलिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा लिखी गई पद्मावत, जो यहाँ पर देख सकते हैं आप, पद्मिनी की सुंदरता, लेकिन इसका प्रत्यक्ष ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि पद्मिनी जो बहुत ही सुंदर थी, वो उसकी सुंदरता ने अलाउद्दीन खिलजी को वहाँ खींच लाई, लेकिन यह उतना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि इसका जिक्र केवल मलिक मोहम्मद जय सिंह ही करते हैं। कोई दूसरा इतिहासकार इसके बारे में अपनी राय नहीं देता है। और दूसरी बात यह है कि यह घटना 1303 में घटी, लेकिन इस पर 1500 ईस्वी में इसकी इस पर पद्मावत काव्य लिखा गया। मतलब कि दोनों में अगर गैप अगर आप देखें अगर, तो 200 वर्षों का गैप आता है, मतलब अंतराल आता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल एक कहानी है, यह यह प्रामाणिक नहीं है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन राजस्थान में अगर देखें तो इसे लोग प्रामाणिक मानते हैं कि ऐसी घटना घटी थी। और देखते हैं, खिलजी की सेना ने कई महीनों तक चित्तौड़ को घेर लिया। जो खिलजी की सेना है, चित्तौड़ को कई महीनों तक घेरे रखा। जब आप किसी क्षेत्र को आप घेरे रखते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या समस्या होती है उसको देखते हैं। किले में राशन और पानी की कमी होने लगी। चित्तौड़गढ़ को अलाउद्दीन खिलजी ने कई महीनों तक
घेरे रखा। जब आप उसको घेरे रहेंगे तो कब तक वहाँ के लोग किले से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि एक निश्चित समय के बाद आपका राशन भी खत्म हो जाएगा। जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं, जैसे कि पानी की समस्या, वहाँ पर पानी की भी कमी होने लगी, राशन भी खत्म होने लगे। अब क्या हुआ, राजा रतन सिंह और राजपूत वीरों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती गई। जो राजपूत सैनिक हैं वह पूरी ताकत के साथ लड़े, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बिगड़ती चली गई, क्योंकि वहाँ पर राशन भी खत्म हो गए, पानी की भी कमी होने लगी। तो स्थिति क्या हो गई, चित्तौड़ की काफ़ी खराब होने लगी, स्थिति बिगड़ने लगी। और देखते हैं जौहर की परंपरा। जब युद्ध लोग हारने लगे, चित्तौड़ युद्ध हारने लगा, अलाउद्दीन खिलजी का वर्चस्व बढ़ने लगा, तो वहाँ की महिलाओं ने सोचा कि जब हम युद्ध हारने वाले हैं तो हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्यों ना हम जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दें, मतलब जौहर कर लें। जौहर का मतलब होता है कि जलती हुई चिता में बहुत सारी महिलाएं सामूहिक रूप से कूदकर जान दे देती हैं, उसे जौहर कहा जाता है। दूसरा बात आता है साका। साका होता है कि जब पुरुष युद्ध में खुद को युद्ध करते हुए अपना प्राण गंवा देते हैं, अपनी जान दे देते हैं, उसे साका कहा जाता है। देखते हैं जौहर की परंपरा। जौहर और साका राजस्थान की खास परंपराएं हैं। जौहर और साका राजस्थान की जो परंपरा है उसमें बहुत ही यह खास है, मतलब इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। साका क्या होता है, पुरुष युद्ध में अंतिम सांस तक तलवार चलाकर लड़ते थे। जो पुरुष हैं युद्ध में अंतिम सांस तक लड़ते थे, उसे साका कहा जाता था। कि अंतिम सांस तक लड़े आप और बाद में आपकी मृत्यु हो गई, तो उसे साका कहा गया। इसका उद्देश्य पराजय के बाद भी सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा, मतलब कि कोई अगर कह दे कि हम लड़ते हुए मारे गए तो यह सम्मान की बात है, लेकिन पीठ दिखाकर भागना यह सम्मान की नहीं, यह एक कायर की निशानी होती है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लड़ते हुए अगर आप मारे जाते हैं तो आपका का जो आत्मसम्मान है वो सबसे ऊपर रहेगा, मतलब सम्मान और आत्मसम्मान की रक्षा कर पाएंगे आप। और देखते हैं चित्तौड़गढ़ में 3 बड़े जौहर हुए। जो आप देख रहे हैं कि पद्मिनी ने जौहर किया, उसके बाद 2 और जौहर हुए, मतलब कि पद्मावत को लेकर 3 जौहर हुए, मतलब कि 3 बार वहाँ की महिलाओं ने जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। पहला देखते हैं चित्तौड़गढ़ में 3 बड़े जौहर हुए। पहला 1303 ईस्वी, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण पद्मिनी से जुड़ा है। जो 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, जिसका संबंध
पद्मावती से जुड़ा हुआ है। यह पहला हो गया। दूसरा हुआ 1535 ईस्वी, बहादुर शाह गुजराती का आक्रमण। 1535 में बहादुर शाह गुजराती ने आक्रमण किया। उस समय जौहर हुआ था। तीसरा आता है 1568 ईस्वी, अकबर का आक्रमण। 1568 में अकबर ने आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ में जौहर हुआ था। तो यह तीन जो जौहर हैं चित्तौड़ में हुए हैं, जो काफी ये सब प्रसिद्ध हैं ये सब। और देखते हैं पद्मिनी का जौहर। पद्मिनी का जौहर का हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक एक एक घटना को देखते हैं हम लोग। पद्मावत 1540 ईस्वी, मलिक मोहम्मद जयसिंह द्वारा अवधी भाषा में लिखित ये उल्लेख है। मतलब कि 1540 में मलिक मोहम्मद जयसिंह पद्मावत काव्य लिखते हैं अवधी भाषा में। यह इस घटना का यह जिक्र करते हैं। क्या कहते हैं यह देखते हैं। रानी पद्मिनी श्रीलंका की राजकुमारी थी। जो पद्मिनी थी वह श्रीलंका की वह राजकुमारी थी। वह वे असाधारण सुंदर थी। वे वे असाधारण सुंदर थी, मतलब कि उसकी सुंदरता का बखान करना बहुत बड़ी बात है। कहते हैं कि वह परियों की के समान थी। वह राजा रतन सिंह ने उनसे विवाह किया। जो चित्तौड़ के राजा हैं रतन सिंह, उन्होंने पद्मिनी के साथ विवाह किया और विवाह कर कर वह चित्तौड़ लाए। वो फिर क्या हुआ। फिर फिर देखें अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी सुंदरता के किस्से सुनकर उन्हें पाने की कोशिश की। जब पद्मिनी का विवाह हो गया रतन सिंह के साथ, जब उसको पता चला अलाउद्दीन खिलजी को इसके बारे में, तो वह पाने की कोशिश की। वो मतलब पद्मिनी को वह पाने की वह कोशिश की। उसी कोशिश के में चित्तौड़ पर आक्रमण किए 1303 ईस्वी में। देखते हैं पद्मावत के अनुसार, मतलब कि जब वह पाने की कोशिश कर रहा है तो क्या हुआ। खिलजी ने रानी को दर्पण में देखने का अवसर पाया। जो शीशा होता है, कांच होता है, मिरर, दर्पण, अलाउद्दीन खिलजी ने दर्पण में उन्हें देखा। कहीं से दिख गया होगा दर्पण में। लेकिन इतिहास दर्पण में देखने का अवसर पाया, मतलब वह दर्पण में कहीं से वो देखा होगा। फिर छल से उन्हें पाने का प्रयास किया। जब दर्पण में वो देखा हो, उसे अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा तो अब पाने का प्रयास किया, छल से पाने का प्रयास किया कि हम चित्तौड़ में आक्रमण करेंगे और चित्तौड़ को हराएंगे और पद्मिनी को प्राप्त कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या हुआ उल्टा। अमीर, यहाँ पर देखें, लेकिन इतिहासकारों की राय, यहाँ पर जो इतिहासकार हैं वो अपनी अपनी राय देते हैं। उस समय अगर देखें तो अमीर खुसरो जो खिलजी के समकालीन थे, उन्होंने कहीं पद्मिनी का उल्लेख नहीं किया। जो अमीर खुसरो हैं वह अलाउद्दीन खिलजी के समय में थे। वो मतलब अलाउद्दीन खिलजी के वह समकालीन थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी जो पद्मावत है उसका कहीं भी जिक्र नहीं किया। वो तो लोग ऐसा मानते हैं कि जब वह जिक्र नहीं किए
तो शायद यह घटना नहीं घटी होगी। लेकिन इसका जिक्र मलिक मोहम्मद जैसी करते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी के अलावा कहीं भी इसका जिक्र नहीं मिलता है। और देखते हैं, इसलिए पद्मिनी की वास्तविकता पर इतिहासकारों में मतभेद है। जब अमीर खुसरो इसका उल्लेख नहीं करते हैं तो इतिहासकार जो हैं वह इस पर मतभेद करने लगते हैं, मतलब अलग अलग अपनी राय रखने लगते हैं। यह शायद घटना यह घटित नहीं हुई होगी, शायद यह सही नहीं है, वास्तविक नहीं है, केवल एक कहानी मात्र है। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। और देखते हैं, किंतु जनश्रुति और राजस्थान की स्मृति में यह घटना वास्तविक मानी जाती है। अगर आप राजस्थान में जाएंगे, अगर आप, तो वहाँ पर इस घटना को लोग वास्तविक मानते हैं। यहाँ पर देखें, परिणामतः चित्तौड़ की हजारों महिलाओं ने सामूहिक रूप से अग्नि में कूदकर जौहर किया। पुरुषों ने साका किया, अंतिम सांस तक युद्ध किया। क्या हुआ, परिणाम हुआ कि जो महिलाएं हैं वह सामूहिक रूप से जलती हुई चिता में कूदकर अपनी जान दे दी, मतलब वह जौहर किया। और जो भी पुरुष हैं वह युद्ध करते हुए वह अपने जान दे दिए, जिसे साका कहा गया। और देखते हैं, रावल रतन सिंह युद्ध में मारे गए। जो राजा हैं, महाराज हैं रतन सिंह, वह युद्ध करते हुए क्या हो गए, मारे गए। जब मारे गए तो जो भी महिलाएं हैं वह जौहर की आग में कूद कर वह जान दे दी। इतना तो आप समझ गए होंगे। और देखते हैं, चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के अधीन चला गया। जो चित्तौड़ है वह अलाउद्दीन खिलजी के अधीन चला गया हो, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी जीत गया। लेकिन जिसको पाने के लिए आक्रमण किया था वह तो आग में कूदकर जान दे दी। तो क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के हाथ केवल राख लगा, कुछ नहीं मिला उसे। जिसे पाना चाहता था उसे पा न सका। और देखते हैं, ऐतिहासिक विवाद हैं, कुछ विवाद हैं ऐतिहासिक, क्या हैं देखते हैं उसको। क्या पद्मिनी एक ऐतिहासिक चरित्र थी या प्रतीकात्मक थी? कुछ लोग कहते हैं कि जो पद्मिनी पद्मिनी है वह क्या ऐतिहासिक घटना है या फिर केवल प्रतीकात्मक है, केवल एक कहानी मात्र है। और देखते हैं, पद्मावत घटना से लगभग 200 साल बाद लिखी गई। सोच ले सोच लीजिए आप कि 1303 में यह घटना घटित होता है, लेकिन इसके 200 सालों के बाद, क्योंकि 1540 में मलिक मोहम्मद जयसिंह के द्वारा पद्मावत काव्य लिखा जाता है, तो यह भी एक संदेह पैदा करता है कि जब कोई घटना घटित होती है तो लोग तुरंत उसको लिखते हैं, 200 सालों के बाद कौन लिखेगा? यह भी संदेह का घेरा खड़ा करता है। और देखते हैं, अमीर खुसरो और अन्य समकालीन फारसी इतिहासकारों ने पद्मिनी का उल्लेख नहीं किया। उस समय अमीर खुसरो थे या फिर और सारे बहुत सारे फारसी इतिहासकार थे, उन्होंने भी इस घटना का कोई जिक्र नहीं किया। तो ऐसा माना जा सकता है कि शायद यह घटना घटित नहीं हुआ होगा। और देखते हैं, यहाँ पर देखिए, इसलिए बहुत से विद्वान इसे साहित्य कल्पना मानते हैं। बहुत सारे विद्वान हैं
इसलिए इसे केवल कल्पना मात्र मानते हैं कि यह कहानी बनाई गई है। और देखते हैं, परंतु राजस्थान में यह कथा लोक कथा, गीतों और स्मारकों के रूप में जीवित रही है। देखेंगे राजस्थान में तो कथा में जिक्र मिलता है, लोक कथाओं में जिक्र मिलता है, या फिर स्मारकों में जिक्र मिलता है। वहाँ पर अगर आप घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी देखने को वहाँ पर मिलता है। और देखते हैं पद्मिनी के जौहर का प्रभाव, जो जौहर हुआ वहाँ का, उससे क्या प्रभाव पड़ा लोगों पर। राजपूती संस्कृति में यह घटना स्त्रियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक बन गई। जो राजपूत महिलाएं हैं वह राजस्थान में एक आत्मसम्मान स्वाभिमान का प्रतीक बन गई, क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाएं अपनी जान दे दी लेकिन अपने आत्मसम्मान को पर दाग न नहीं लगने दिया। तो यह यहाँ पर प्रेरणा मिलता है कि लोग अपना सम्मान बचाने के लिए, आत्मसम्मान बचाने के लिए भले ही अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान को वह चोट नहीं पहुंचा सकते हैं। और देखते हैं यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी वीरता और बलिदान का संदेश देती रही। जब भी कोई इसे पढ़ता है, सुनता है, तो वह एक संदेश मिलता है वो कि हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। और देखते हैं चित्तौड़गढ़ के किले में आज भी जौहर स्थल दिखाया जाता है। जब आप चित्तौड़गढ़ का किला में अगर आप जाएंगे तो जौहर स्थल को वहाँ पर दिखाया जाता है। तो आप मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पद्मावत काव्य और उसमें जौहर की पूरी घटना को आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।